हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोग क्लास 12 के लिए बोर्ड एक्सप्रेस में, जिसको आप अपना क्रैश कोर्स समझ सकते हैं, इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी निपटा लिया था। एक छोटी सी हेडिंग रह गई थी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, और हमने बात की थी कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो अब है। हम लोग न्यूमेरिकल्स पे पहुंचे उससे पहले वो जो छोटी सी हेडिंग बची थी, जिसको हम मॉलिक्यूलर कोलिजन थियरी समझ सकते हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर आ जाएंगे। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर कोलिजन थियरी क्या है? ये थियरी मॉलिक्यूलर कोलिजन थियरी, हिंदी में आप इसको बोलते हो अणुक संघट्ट सिद्धांत। ये थियरी मैक्स ट्रॉट्स और विलियम लुइस ने दिया 1916 to 18 के बीच में। इन लोगों ने ये बताया, देखो बहुत इजी सी थियरी है बेटा, आप अमूमन इसको जानते ही होंगे किसी ना किसी फॉर्मेट में, कि देखिए कोई भी रिएक्शन तभी होगी जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, संघट्ट होगा। जैसे एक रिएक्टेंट ए हो, एक रिएक्टेंट बी हो, जब दोनों आपस में टकराएंगे, इनके बीच कोलिजन होगा, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो पहली बात तो इन्होंने ये बताई कि रिएक्शन तभी होगी जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, यानी कि जितने ज्यादा कोलिजन होंगे, जितना ज्यादा संघट्ट होगा, संघट्टों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स जितने ज्यादा होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी अच्छी मिलनी चाहिए थी। फिर इन लोगों ने ये पाया कि नहीं यार, ऐसा तो हमेशा नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कोलिजन, हमने बोला भाई आप किसी का सर फोड़ के खून निकाल देना है ना, बहुत सारे स्कूल्स में चलता है ना, बच्चों की खुरापात। तो भाई अब ऐसे बस सर कब फूटेगा? जब चोट की जाएगी, लेकिन हर एक चोट से सर थोड़ी ना फूट जाएगा। ऐसे मार दिया, सर जी मार देते हैं तो उससे खून थोड़ी ना निकल आता बेटा। तो यही बात इन लोगों ने देखा कि जितने कोलिजन्स हैं, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें कोलिजन 10⁻35 के रेशियो में आ रही है, नंबर्स में आ रही है, लेकिन उनका रेट बहुत कम मिल रहा है, बहुत स्लो है रिएक्शन। यानी कि सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होने से, संघट्टों की संख्या ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा मिले, ये जरूरी नहीं है। इन लोगों ने ये बताया कि केवल वही कोलिजन रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं जो इफेक्टिव होते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन्स, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, यानी कि क्रिया की दर संघट्टों के संख्या के अनुक्रमानुपाती नहीं है, बल्कि प्रभावी संघट्टों के, इफेक्टिव कोलिजन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स है ना, मतलब दर जो है ये अनुक्रमानुपाती है प्रभावी टक्करों या प्रभावी संघट्टों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, ये चीज है। अब सवाल ये उठा कि ये प्रभावी संघट्ट क्या है, इफेक्टिव कोलिजन क्या है? तो आपने देखा ही कि जिस कोलिजन से कोई चेंज आ जाता हो उसको आपने नाम देते हो प्रभावी संघट्ट का, इफेक्टिव कोलिजन का। तो इन लोगों से ये पूछा गया होगा, भाई आप ये बताइए कि इफेक्टिव कोलिजन्स क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, किन शर्तों को पूरा करके कोई कोलिजन इफेक्टिव हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। तो इन लोगों ने बताया होगा अपने तरीके से। तो इन लोगों ने बताया कि देखिए कोई भी कोलिजन जो है तभी इफेक्टिव होगा जब वो निम्न दो बातों को, निम्न दो चीजों को फुलफिल करेगा। तो पहली बात तो ये बताया कि एक प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट सिमेट्री होनी चाहिए, उचित सम्मित में जब मॉलिक्यूल टकराएंगे और अणु टकराएंगे आपस में, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, तभी वो प्रभावी होगा। पहली शर्त तो ये है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है 2AB गिव्स A2 + B2, तो ये दो ढंग से हम बनाते हैं इसकी सिमेट्री। मान लो ये A B + A B, ये टकरा रहे हैं,
ये इससे टकराया है, इससे इससे इससे, तो ये बना रहा है A2 एंड B2 ऐसे, और ये टकरा रहे हैं AB प्लस BA। तो आपको क्या लगता है A2 प्लस B2 मिलेगा इस साइड, इस ढंग से? आपको क्या लगता है कौन सा कोलिजन सही होगा, A नंबर वाला या B नंबर वाला? तो नो डाउट हमें A2 प्लस B2 अगर मिलना है तो जब A से कोलाइड करेगा, B से कोलाइड करेगा, तभी तो A2 प्लस B2 मिलेगा। तो डायरेक्शन, एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में जब टकराएंगे मॉलिक्यूल्स, एक अच्छी सिमेट्री होगी, एक अच्छी सममिति होगी, तभी वो प्रोडक्ट में बदलने वाले हैं। तो ये एप्रोप्रिएट सिमेट्री हो गई, एक डिसएप्रोप्रिएट है, अनुचित है सिमेट्री, तो ये तरीका फॉलो नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज इन्होंने शर्त बताया, मतलब यह है, पहली बात है क्या है कि प्रभावी टक्करों के लिए सममित का उचित होना जरूरी है, सिमेट्री का एप्रोप्रिएट होना जरूरी है। दूसरी चीज क्या है बच्चों? दूसरी चीज है कि जब वो टकराए तो एक सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर कर ले रिएक्टेंट्स, जिससे वो एक हाइपोथेटिकल एनर्जी बैरियर, जो काल्पनिक ऊर्जा बाधा है, जिसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा का नाम देते थे, उसके बराबर हो जाए। अब आपको याद आ रहा होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, सक्रियण ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कि रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी कर लेनी होती है कि वो एक हाइपोथेटिकल एनर्जी बैरियर, जिसको आप, जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलती है ईटी, देहली ऊर्जा। अब आप पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्प्रेरण पढ़ा था, उसी में था बेटा। तो इनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करनी होती है, जिसे हम नाम देते हैं ईए का, सक्रियण ऊर्जा का। मतलब इनकी एनर्जी ER थी ही, इनको EA ऊर्जा गेन कर लेनी होती है, जिससे ET के इक्वल हो जाए। यानी कि EA इज इक्वल टू क्या होता है, ET माइनस ER। ET क्या है, देहली ऊर्जा है, ER क्या है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारकों की ऊर्जा है, और EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। मतलब अणुओं को इतने जोर से टकराना होता है कि वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हासिल कर ले। मीन्स मॉलिक्यूल्स को इतना सफिशिएंटली कोलाइड करना है, सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करना है कि उनकी एनर्जी ET के इक्वल हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी वो हासिल कर ले जाए, तभी वो इफेक्टिव कोलिजन में गिने जाएंगे। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट, ना कि कोलिजन्स के, संघट्टों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद सक्रियण ऊर्जा का मान कैसे निकाला जाए किसी इक्वेशन के लिए, किसी रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए एक इक्वेशन दिया आर्हीनियस साहब ने, आर्हीनियस इक्वेशन, ये भी आपका 2 मार्क्स का बढ़िया क्वेश्चन है। आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस समीकरण क्या है बेटा, इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन दिया, जो क्या है, K इज इक्वल टू A इंटू E⁻ माइनस EA अपॉन RT। के आप जानते हो, इस इक्वेशन का डेरिवेशन आपके लेवल पे नहीं पढ़ना है बेटा, बस इक्वेशन और इसको थोड़ा एलिबरेट करना है, बस ये समझिए। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, और ए क्या है, प्रभावी परमाणु, इसको आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट कर सकते हो, आवृत्ति गुणांक कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या रेशियो देता है, जो टक्करें हुई उनमें से कितनी टक्करें प्रभावी थी, उनके रेशियो को ए बताता है। बाकी ये क्या है, ये है सक्रियण ऊर्जा, आर क्या है, सक्रियण ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर रहेगा उसको आपको केल्विन स्केल पे कन्वर्ट करके लिखना होगा, है ना। तो ये आर्हीनियस इक्वेशन है। अब इसको हमें ग्राफ वगैरह के फॉर्म में डिपिक्ट करना है, तो इसका हम लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग, ऑन टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ दिस इक्वेशन।
इक्वेशन 1 का, एक मान लो इसको आपने इक्वेशन 1 फ्रेम कर दिया, इसका हम लॉग ले लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। दिस इंप्लाइज नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। दिस इंप्लाइज नेचुरल लॉग ऑफ k, नेचुरल लॉग ऑफ a हम इधर लिख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये पावर है, ये सामने चला आएगा, माइनस ई अपॉन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ e प्लस, आप जैसे जानते हो नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग एट बेस e, तो यहां भी e है, यहां भी e है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। नेचुरल लॉग को आप नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट कर दो, तो हो गया 2.303 लॉग k इज, अभी कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा जा चुका है बेटा लॉग वाला, माइनस ई अपॉन आर टी प्लस 2.303 नॉर्मल लॉग ऑफ a। अब ये 2.303 फैक्टर को खत्म करना है तो डिवाइड कर दो सबको, तो यहाँ मिला लॉग k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t प्लस, ये भी डिवाइड हुआ खत्म हो गया, log a। तो जरा इसको गौर से देखिए, ये क्या मिला है, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a। इस इक्वेशन को आप जब गौर से देखेंगे तो ये y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी टाइप का, मतलब कि ये क्या है, ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, जिसमें आप इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे आप दिखाएंगे log k, x एक्सिस पे आप दिखाएंगे 1/t, ठीक है। एक लाइन आपको मिलेगी जिसका इंटरसेप्ट, एक कटाव जो है इंटरसेप्ट log a के इक्वल होगा, और यहाँ जो स्लोप मिले कहीं भी, ये थीटा मान लो एंगल है, तो इस थीटा का जब टेन आप लेते हैं, टेन थीटा जिसको आप स्लोप बोलते हो, वो इस स्लोप के इक्वल मिलेगा, m स्लोप है, ये क्या है, माइनस ई अपॉन 2.303 r। अब आप यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू मान लो, यहाँ पे जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया वो 45 डिग्री थी, तो यहाँ tan 45 की वैल्यू रखोगे, माइनस ई ए इज इक्वल अपॉन 2.303 r है, तो यहाँ से आप ई ए इज इक्वल टू क्या पालोगे, माइनस 2.303 r एंड tan थीटा, वैसे हो गए। यहाँ से आप ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ ये जो पूरा इक्वेशन रहा आर्हेनियस इक्वेशन, इससे हम लोग ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं। फिर से बता देता हूँ आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। बेसिकली ई ए की वैल्यू निकालने के लिए आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया। आर्हेनियस का नाम आप लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट के टाइम पे सुना होगा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वहां पढ़ा होगा एसिड बेस का। तो K इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी, लॉग लिया, नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। फिर लॉग के सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएं, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n लिख दिया। फिर ये सामने चला आया बेटा, सामने आया, फिर नेचुरल लॉग e की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 पुट कर दी गई, ln a है। नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदला तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2.303 को एलिमिनेट करने के लिए हमने डिवाइड किया, तो हमको ये कुछ मिला। और फिर ये जो मिला एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, तो ये स्ट्रेट लाइन हमने प्लॉट किया। फिर यहाँ से जो स्लोप मिला उसकी मदद से हम ई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब एक बात और है कि दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे क्या होने वाला होता है। तो ये इक्वेशन सेकेंड मान लो, और चलो हम लोग दो केसेस कंसीडर करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू तो नहीं बदलने वाली है, सिर्फ अलग अलग टेम्परेचर पे आपको अलग अलग रेट कांस्टेंट मिलेंगे, के की वैल्यू अलग अलग मिलने वाली है ना। तो उसके लिए आपको देखते हैं क्या मिलता है, कोई नया एक्सप्रेशन मिल जाए तो हम लोग उस पर भी कुछ न्यूमेरिकल एक आध लगाएंगे जो सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी में तो ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आता है। जैसे मान लो हमने क्या किया, दो अलग अलग सिचुएशन कंसीडर की। जैसे टेम्परेचर जब T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 होगा, तो इक्वेशन सेकेंड क्या देगा भाई, log K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 इज प्लस log A की वैल्यू भी नहीं बदलने वाली है क्योंकि ये तो इफेक्टिव कोलिजन से रिलेटेड था। फिर इसके बाद क्या मिला, log K2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा बच्चों माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T2 प्लस log A। ये इक्वेशन थर्ड हो और ये इक्वेशन फोर्थ हो। आप फोर्थ में से सेकेंड को थर्ड को माइनस कर दो, फोर्थ माइनस इक्वेशन थर्ड, क्या मिला, log K2 माइनस log K1, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T2, और ये तो हो गया भाई प्लस माइनस 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 और ये माइनस प्लस EA अपॉन 2.303 R 1/T1। मतलब कुछ इस तरह से कि अगर हम EA अपॉन 2.303 R कॉमन लेते तो हमको यहां पे मिलता 1/T1 माइनस 1/T2, और यहाँ क्या है भाई log K2 अपॉन K1, log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है log m डिवाइडेड बाई n, log K2 डिवाइडेड बाई K1 लाइक दैट, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये मिल गया आपको एक्सप्रेशन। और कुछ सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये T2 यहाँ T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 भी हो जाएगा। तो इस फार्मूले पे आपको दो अलग अलग रेट कांस्टेंट दो अलग अलग टेम्परेचर पे दिए रहेंगे, उस पे आपको बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। एक दो ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर या उसके हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड या कुछ चार्ट वगैरह दे देगा कि भाई कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, इस वक्त ये रेट है और ये कॉन्सेंट्रेशन मिली तो आप जो है इसके ऑर्डर को बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए फेवरेबल होते हैं। यूपी बोर्ड में एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि भाई टी हाफ का T75% से क्या रिलेशन है, T90% से क्या रिलेशन है। तो हम लोग इन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपका खत्म है, आप एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेंगे जो यूनिमॉलिक्यूलर नहीं है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, जैसे बाई मॉलिक्यूलर है लेकिन ऑर्डर 1 मिल रहा है, तो इसको आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हो। स्यूडो मतलब छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत ऐसा मसला नहीं है, कल भी हम लोग बताए थे इसको। तो ये चैप्टर खत्म है बेटा, हम लोगों को न्यूमेरिकल लगा लेना है। तो मैंने ये टॉपिक तो कुछ था भी नहीं, खैर बहुत एज सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। जो आपने कल की क्लास ली थी जो 1 शॉर्ट वीडियो था वही मेन है आपके लिए कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन रहेगा बेटा, ठीक है। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। इसमें हम लोग
फर्स्ट ऑर्डर। अब हम केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, आंकिक प्रश्नों पर आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोर्स का जो पेपर बनेगा उसका 10% कंटेंट जो होता है बेटा वो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, है ना। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट, कि एक अभिक्रिया है जिसका वेग स्थिरांक k इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻³ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। A reaction has a rate constant of 2.3 into 10⁻³ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अब क्रिया की कोटि कितनी होगी, कोटि क्या होगी? अब आपको ये लग रहा होगा कि आपसे k की वैल्यू दे दी गई है तो कुछ न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं। आपको बताया गया था कि k की जो यूनिट है वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कुछ और आएगी, सेकेंड। आपको बस पहचानना ये है कि ये जो यूनिट दी गई है ये किस ऑर्डर पर सेट बैठती है। तो आपको एक बार रिमाइंड करा दें कि हमने बताया था कि k की यूनिट का जो ट्रिक होता है वो होता है सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर टू द पावर n-1, where n is the order of reaction। तो भैया यहां ऑर्डर क्या मिला, सेकेंड इनवर्स अपॉन ये मिला है, सेकेंड इनवर्स के साथ साथ मिला है लीटर मोल इनवर्स। अगर इसको हम और चेंज करते तो क्या मिलता, सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर मिलता। तो ये यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर क्या है, 1 है, यानी कि यहाँ n-1 की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो n इज इक्वल टू 1 + 1 2। तो ये ऑर्डर क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। मतलब ये है कि यूनिट आप पहचान लीजिए। आपको याद होगा जीरो ऑर्डर में, जब जीरो ऑर्डर था, शून्य कोटि था, तो वहां पे मिला था मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर में आपको केवल सेकेंड इनवर्स मिला था, सांद्रता का कोई पद था ही नहीं, मोल पर लीटर था ही नहीं। और सेकेंड ऑर्डर आप देख ही रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सेकेंड ऑर्डर से आगे थर्ड ऑर्डर वगैरह नहीं आ सकता, आ सकता है, सिर्फ आपको यूनिट पूछ सकता है। बट ज्यादातर चांस ये है कि इन्हीं तीन में से आपसे घुमा फिरा के पूछेगा। बट अगर कितने भी ऑर्डर तक चला जाए तो आप एक ट्रिक अगर समझे रहेंगे, जानते रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों। तो एक क्वेश्चन ये था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको आप लगा लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन और भी आपको अगर अनसॉल्व में मिलते हैं तो उनको आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, फिर न्यूमेरिकल हमें देख के बताना होता है। बस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन तो आप लोग अपने आप करेंगे ही, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं नोट करके रखा हुआ हूं। दिया है a first order reaction is found to have a rate constant of 5.5 into 10⁻⁻14 second inverse. Find out its half life time।
हिंदी में क्या है प्रश्न बच्चों कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 5.5 गुणे 10 के घाते ऋण 14 है। इसके अर्ध आयु काल की गणना करिए, टी हाफ की गणना करिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। क्या हो गया 0.693 अपॉन के की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। इसी को सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आपको टी हाफ की वैल्यू मिल जाएगी सेकेंड यूनिट में, है ना। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता और मान लो आवर में दिया होता तो आप सेकेंड को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी उस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट ये इस फार्मूले पे जाने वाला है। एक बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है बेटा कि क्वेश्चन थर्ड, a first order reaction has half life period of x and its time to complete 3/4 of the reaction is 3/4 means 75% है, reaction is y, then how x and y are related। हिंदी वाले बच्चे नोट करेंगे इस क्वेश्चन को कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का की अर्ध आयु काल x है। यदि इसी अभिक्रिया के 3/4 भाग को पूरा करने में लगा हुआ समय y है, तो ये बताइए कि x और y के बीच का संबंध क्या है। सीधी बात, इस क्वेश्चन का जिस्ट समझ, देखो आपने अगर जिस्ट समझ लिया कि क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई हैं और क्या आपको निकालना है, तो बाकी आप बीच के कॉन्सेप्ट्स को जरूर ढूंढ लेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे क्या मसला है बेटा कि 3/4 टाइम मतलब T3/4 आपसे पूछा जा रहा है, जबकि आपको नहीं ये y दे दिया गया और टी हाफ आपको कितना दिया गया x, कह रहा y और x को कोरिलेट करो। जब भी टी हाफ को इन्वॉल्व करते हुए आपसे किसी एक खास सेक्शन को कंप्लीट करने में लगा हुआ टाइम 90%, 75%, 99%, 99.9% को टी हाफ से कोरिलेट करने की बारी जब भी आएगी, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो एक बात का आप ख्याल करेंगे कि आपको कैसे करना है क्वेश्चन, ये समझ लीजिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूं बेटा, फिर सॉल्यूशन एक जनरल बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे जिससे आप आगे किसी क्वेश्चन में दिक्कत ना झेलें। तो आप पहले क्या करोगे, इस फार्मूले को इस्तेमाल करोगे, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू पता है, यहां से आप k की वैल्यू निकालोगे और फिर आप जानते हो T1 अपॉन n इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k। ये यहां से k की वैल्यू, टी हाफ वाली वैल्यू log a अपॉन a माइनस a बाई n, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे, दोनों को रिलेट हो जाएंगे। अब या तो इन दोनों फार्मूलों को अलग अलग रख के इनका रेशियो ले लो, इस तरह से भी कर सकते हो, है ना। मतलब इन्हीं दोनों फार्मूलों की मदद से आपको 90%, 50%, 99.9%, 50% इनको आप कोरिलेट करते हो, है ना। तो चलिए हम लोग कोरिलेट करते हैं। और हाँ, जो कोरिलेशन मिले उन कोरिलेशंस को आप याद भी कर लेंगे, क्योंकि कभी कभार ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, पूछ दिया कि भाई 90% को कंप्लीट करने वाला टाइम टी हाफ का कितना टाइम है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप क्यों सॉल्व करने बैठोगे, 3-4 तो रिलेशन है, उनको आप ऑलरेडी याद रखे रहो, है ना।
और याद करने के लिए रटना तो है नहीं भाई, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हो। तो क्या था बेटा कि टी हाफ था, एज टी हाफ जो अर्धायुकाल था वो था x, सो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन x, ये हो गया। एंड और हम जानते क्या है, और हम ये जानते हैं कि जो t 3/4 होगा वो क्या होगा 2.303 अपॉन k लॉग ए मतलब मान लो 100 है, अपॉन 100 माइनस 100 का 3/4 कितना हुआ 75। ये कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हो तो आप ए रखो, यहाँ ए रखो, यहाँ 3a/4 रखो, बात वहीं घूम फिर के आनी है बेटा। तो ये क्या हो गया 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या है 0.693 अपॉन x लॉग 100 अपॉन 25, ये हो गया 4 टाइम्स 2.303 अपॉन 0.693, ये x चला गया ऊपर log 4, log 4 का मतलब t 3/4 कितना है, जो 3/4 को कंप्लीट करने में टाइम लगने वाला हो क्या है y इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 इंटू x log 2 की पावर 2 सामने चला है, और log 2.303 x अपॉन 0.693 इंटू 2 इंटू 0.3010, ठीक है। इस सब को जब आप सॉल्व करोगे इस सारी वैल्यूज को, तो आपको फाइनली मिलेगा बेटा y इज इक्वल टू 3.3x। y क्या मिला 3.3x मिला। अब इसको सॉल्व करके देख लेंगे, आपको यही चीजें मिलने वाली है। नहीं सॉरी, ये y इज इक्वल टू 2x मिलने वाला होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, मतलब कहने का ये है इसको आप सॉल्व कर लेंगे और फिर देखेंगे कितना आ रहा है, यही आएगा 2x। मतलब एक चीज ये समझ लो कि t 75% जो होता है वो t हाफ का 2 टाइम होता है। ऐसा ही आपको एक रिलेशन निकालना होगा t 90% के लिए। ये आप अब जैसे मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया, इसी क्वेश्चन को बदल के पूछ दिया कि भाई एक रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम है 60 मिनट, उसके 75% को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अब एक 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ऐसे लगाएंगे, यहाँ टी हाफ की वैल्यू 60 मिनट रख देंगे तो यहाँ 60 मिनट आ जाएगा यहाँ, फिर टी 75% आपको निकालना है तो के की वैल्यू 0.693 अपॉन एक्स का मतलब यहाँ पे ये वैल्यू पूरी रखेंगे आप और x की वैल्यू 60 रख देंगे। फिर फाइनली सॉल्व करोगे तो t 75% आपको 60 का दुगना मिलेगा 120 मिनट। अब 1 मार्क में यही क्वेश्चन आ गया कि किसी रिएक्शन का t हाफ 60 मिनट है तो उसके 75% को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट ट्वाइस कर दोगे। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन दिया है एक प्रथम कोटि क्रिया की अर्धायु, किसी प्रथम कोटि क्रिया की अर्धायु 100 मिनट हो तो इस क्रिया का 90% भाग कितनी देर में पूर्ण होगा। इंग्लिश वाले बच्चे इस क्वेश्चन को समझेंगे। हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 मिनट, देन व्हाट टाइम इट टुक टू कंप्लीट 90%, कितना प्रतिशत भाग पूरा होने में 90% भाग।
सीधी बात यह है कि आपको T90% को T½ से कोरिलेट करना है कि कितने टाइम आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे तो हम बाकी का आपके भरोसे दे देंगे कि आप उसको कोरिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो बच्चों क्या है, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T½ 0.693 T½ की वैल्यू क्या है बेटा 100, बस ये हो गया, इसको छोड़ दो अब इतने पे। फिर बात आती है T90% क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग, मान लो इनिशियल अमाउंट था 100, कितने परसेंट कंप्लीशन की बात हो रही है 90% की, तो माइनस 90 कर दिया। 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या है 0.693 अपॉन 100 आ गया, ये लॉग 100 अपॉन 10, ये आ गया 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 100। ठीक है, ये 100 चला गया, log 100 की वैल्यू 1 आती है, ये आएगा बेटा 3.3 टाइम। तो T90% कितना आ गया 3.3 इंटू 100 मिनट, ये कितना आ गया 330 मिनट। तो एक रिलेशन आपने यहां से पा लिया बेटा कि T90% जो होता है वो T½ का होता है 3.3%। अब मान लो दो ऐसे रहते जिसमें T½ ना रहता, एक T90% रहता, एक T60% रहता। जैसे मान लो यही देता, एक प्रथम कोटि क्रिया के 60% भाग को पूर्ण करने में 100 मिनट लग रहा है, 90% को कितना समय लगेगा। तो इसमें क्या है, आप एक इक्वेशन ऐसे T90 पे बनाते, एक इक्वेशन T60 पे बनाते, दोनों को डिवाइड कर देते, कंपेयर कर देते, आपका आंसर आ जाता है ना। ये चीज है बेटा। तो चलिए आपको कुछ होमवर्क देते हैं हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में। बाकी आप न्यूमेरिकल तो देख ही रहे होंगे, मैं मान के चल रहा हूं कि आप इतने सीरियस हैं आज के वक्त में कि आप अपने अनसॉल्व्ड पेपर के न्यूमेरिकल्स तो कर ही रहे होंगे, है ना। मैं तो बस आपको गाइड कर रहा हूं बेटा, बाकी मेन काम तो आप ही को करना है ना। तो आपका काम ये है कि आप T90% को T60% से कोरिलेट करिएगा, T99.9% को T99% से कोरिलेट करिएगा, T99% को आप कोरिलेट करिएगा T½ से, T90% को कोरिलेट करिएगा 99% को कोरिलेट करिएगा T90% से, T75% को तो हमने कोरिलेट कर ही लिया है। एक और बचता है T99.9% को आप कोरिलेट करिएगा T½ से। ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। और ये आप कर लेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स निकालने में मदद मिल जाएगी आपको, है ना। तो अब आते हैं हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स पे। सॉल्व करते हैं हम लोग, कुछ बड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा, है ना। ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे जो इजी टाइप के क्वेश्चंस थे वो आपने लगा लिए। क्वेश्चन है द डेटा गिवन बिलो फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। कुछ हिंदी वाले बच्चों कुछ आंकड़े दिए जा रहे हैं इस समीकरण के लिए। वो आंकड़े क्या है, इधर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा गया है, प्रयोग की संख्या 1 2 3, 3 प्रयोग है मान लो, जैसे यहाँ पे है। और यहाँ पे N2O5 का सांद्रता दी गई है मोल पर लीटर में, मोल लीटर इनवर्स। और यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस
ऑफ N2O5, मतलब N2O5 की सांद्रता में जो कमी आ रही है उसकी दर, सीधी बात रेट, दर दी गई है बेटा, रेट दिया गया है, समझे ना। तो यहाँ पे क्या है 1.13 इंटू 10⁻⁻2, 0.84 इंटू 10⁻⁻2, 0.62 इंटू 10⁻⁻2, और यहाँ पे क्या है 34 इंटू 10⁻⁻5, 25 इंटू 10⁻⁻5, 18 इंटू 10⁻⁻5। और कहा जा रहा है कि इसमें आपको क्या क्या चीजें निकालनी है। ये तो आपका सवाल रहा, इसमें अब सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, आपसे कुछ बातें पूछी गई हैं। इसमें आपको 3 चीजें निकालनी है। पहली बात तो आपको निकालना है रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ, वेग समीकरण, वेग समीकरण आपको निकालना है। दूसरी बात आपको ऑर्डर निकालना है, यानी कि कोटि निकालना है। और तीसरी चीज है के का मान, यानी कि वेग स्थिरांक, यानी कि रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। ये इतनी चीजें आपको करनी है। कुल मिला जुला समझो कि अगर ये निकाल ले गए, रेट लॉ निकाल ले गए, तो आपका आंसर आ गया। रेट लॉ हम कैसे निकालेंगे, मानेंगे पहले कि भाई रेट लॉ मान लो है R प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 टू द पावर A या M। देखो N2O5 मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, आणविकता तो 2 है, हम ये देख के बता सकते हैं। यही बात हम कल कह रहे थे कि अणुसंख्यता या जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो तो हम देख के बता ले जाते हैं, लेकिन ऑर्डर बताने के लिए बेटा ऐसे, अब देखो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज यहाँ पे और रेट दे दिया गया, या ऐसे ही टाइम दे दिया गया होता, कांस्टेंट दे दिया गया होता, तो उसको देख के हम एक एनालॉजी सेट करते हैं कि क्या हो रहा है, किस ढंग से बदलाव हो रहा है, उस ट्रेंड को हम समझते हैं। और उसको जब आप समझ लेते हो तो फिर आप ऑर्डर निकाल ले जाते हो। तो हमें ये पावर नहीं पता है कि किस पावर के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है, ठीक है, वही पावर हमें ढूंढनी है। तो R इज इक्वल टू के N2O5 टू द पावर A हम लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो, और यहाँ पे ब्रैकेट का क्या मतलब है, इस ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है N2O5 का। तो यहाँ देखिए क्या है बच्चों, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को आप देख लो, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को आप देखो तो आपको क्या मिला, यहाँ पे R कितना मिल रहा है 34 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमको नहीं पता है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, N2O5 की सांद्रता पहले में क्या है 1.13 इंटू 10⁻⁻2, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। एक्सपेरिमेंट सेकेंड को देखो आप, क्या है यहां पर रेट आपको एक्सपेरिमेंट सेकेंड में कितनी मिल रही है 25 इंटू 10⁻⁻5 इंटू के, और कॉन्सेंट्रेशन क्या मिल रही है आपको, कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल रही है सेकेंड केस में 0.84 इंटू 10⁻⁻2, इक्वेशन सेकेंड। और इसके पावर यहां भी A है, इसके पावर यहां भी, कॉन्सेंट्रेशन के पावर क्या है A लगा हुआ है, तो ये हो गया। अब हमको A की वैल्यू निकालनी है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, के स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड कर दें अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से अगर हम डिवाइड कर देते तो क्या होता, यही मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, ये आप नोट कर चुके होंगे, यही मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, या चलो अलग से कर देते हैं। तो ये आप डिवाइड करोगे, ये टर्म्स खत्म हो जाएंगे, ये आएगा 1.36 के आसपास, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.35 के आसपास, के कैंसिल आउट, इसके पावर है 1, ये 1.36 के इर्द गिर्द भी है, ये भी है, तो 1.36 के पावर 1 इज इक्वल टू 1.36 पावर A। तो A की वैल्यू क्या आई 1, इसको आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको रेट R इज इक्वल टू क्या मिलेगा K इंटू N2O5 टू द पावर 1, दैट इज
R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। ये हो गया बेटा आपका रेट लॉ। पहली चीज ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर आप जानते हो यहाँ जो पावर लगी रहती है वही ऑर्डर बन जाती है, तो ऑर्डर हो गई इसकी, ऑर्डर हो गया 1। रही बात वेग स्थिरांक के का मान, के इज इक्वल टू क्या है, R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 टू द पावर 1। कोई भी, अब 3 एक्सपेरिमेंट्स में से कोई भी आप चूज कर लो। जैसे मान लो हमने पहला ही चूज कर लिया, इसमें R की वैल्यू क्या है 34 इंटू 10⁻⁵ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 1.13 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व कर लोगे आपको के की वैल्यू मिल जाएगी, और आप किसी भी एक्सपेरिमेंट से इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जो चार्ट वाले, जिनसे आपको रेट निकालनी होती है या रेट लॉ निकालना होता है, उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं तो उनके भी कॉन्सेंट्रेशन में किस ढंग से वेरिएशन आ रहा है, किस ढंग से बदलाव आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप रेट लॉ निकालोगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे हम एक आध न्यूमेरिकल और लगाएंगे जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं और उनके कॉन्सेंट्रेशन में किस पावर के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है उसको देखेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल में बेटा इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे आपने सॉल्व किया, वहां उतना टिपिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं था, टिपिकल यहाँ भी नहीं है, टफ नहीं है चीजें। बस ये है कि डेसिमल नंबर्स और पावर्स का खेल कुछ ज्यादा है, तो थोड़ा सा आपको मैथ्स यहाँ पे करना पड़ सकता है ना। तो चलिए एक आध न्यूमेरिकल ऐसा ही हम लोग और लगाते हैं, और फिर एक हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल लगा लेंगे, तो हमें लगता है ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल इसका भी खत्म ही हो जाएगा। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। कंसीडर द रिएक्शन 2A प्लस B गिव्स C प्लस D, और इसमें कॉन्सेंट्रेशंस दे दिए गए हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, दिया गया है डाटा, फॉलोइंग इज द डाटा ऑब्टेन्ड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। आंकड़ा दिया गया है, कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर, यहां इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का, और फिर यहां पर बी का, और यहां दिया जा रहा है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी के बनने की दर दी गई है, रेट दिया गया, मतलब सीधी बात है रेट, भाई डी के बनने की दर दे दे, सी के बनने की दर दे दे, हमको रेट ही तो दे रहा है, और ये क्या है, सांद्रताएं दी गई हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में ये मोल पर लीटर में होगा, मोल पर लीटर में, और ये क्या होगा, इसकी यूनिट दे देगा, रेट की जो यूनिट देगा आप तुरंत क्या कहते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स हो गया, रेट कांस्टेंट की तो यूनिट देनी नहीं है, तो ये मोल पर लीटर पर सेकेंड 0.10, और यहां वैल्यू दी गई है 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, 0.20, यहाँ भी 0.20, यहाँ पे 3.0 इंटू 10⁻³ थर्ड,
0.20, 0.40 और यहाँ आ गया 6.0 इंटू 10⁻³ वही बात, इसका ऑर्डर निकालिए, रेट कांस्टेंट निकालिए और रेट लॉ लिखिए, है ना। तो वही चीज हमको फिर से यहाँ पर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप रेट लॉ लिख लोगे, R इज इक्वल टू K A टू द पावर M B टू द पावर N। हमको यही M और N निकालना है कि किस पावर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट, यही चीज होता है। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट, अब जैसे एक्सपेरिमेंट सेकेंड देख लो, एक्सपेरिमेंट सेकेंड R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K तो बदलेगा नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में A का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.20। मैंने सेकेंड क्यों लिया, हम लोग पहले सेकेंड और थर्ड लेने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि A का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदल रहा है, B का कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है, तो B वाली पावर हमको मिल जाएगी यहां से, फिर हम इन दोनों को ले लेंगे तो A वाली पावर भी मिल जाएगी, ये कंडीशन है बेटा, ठीक है। या इन दोनों को भी आप ले सकते थे, 0.20 टू द पावर M इंटू यहाँ आ गया 0.20 टू द पावर N, इक्वेशन बन गया फर्स्ट। R3 अगर हम देखें तो K A का कॉन्सेंट्रेशन 0.20 टू द पावर M और ये हो गया 0.40 टू द पावर N, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे आप कर दो R3 अपॉन R2, और R3 R2 की वैल्यूज क्या है, R3 अपॉन R2 इज इक्वल टू K के कैंसिल्ड आउट, ये खत्म हो गए, मतलब ऐसे K के खत्म, K लिख ही देते हैं, K 0.20 टू द पावर M 0.40 टू द पावर N अपॉन K 0.20 टू द पावर M 0.20 टू द पावर N, ये खत्म हो गया पूरा टर्म। R3 की वैल्यू क्या है बेटा 6.0 इंटू 10⁻³ अपॉन R2 की वैल्यू क्या है 3.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू यहाँ 0.4 अपॉन 0.2 टू द पावर N, ये कैंसिल आउट हुआ, 3 2 जा 6, तो ये 2 इज इक्वल टू आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, 2 टू द पावर N, यहाँ 2 टू द पावर 1 है तो N इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, मतलब यहाँ B का जो ऑर्डर है 1 आने वाला है, ये तो तय हो गया। अब ऐसे ही हम लोग R1 और R2 को लेके बनाते हैं, तो R2 तो बना हुआ है, R1 आप ऐसे ही बना लो, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है R1 के केस में 0.10 टू द पावर M, और B का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.10 टू द पावर M। अब R2 अपॉन R1 कर दो, R2 की वैल्यू क्या है K इंटू 0.20 टू द पावर M 0.20 टू द पावर N अपॉन K 0.10 टू द पावर M 0.10 टू द पावर N। कहने का ये मतलब है बेटा कि R का जो फार्मूला है, इसमें मान लो इस एक्सपेरिमेंट को पकड़े हो तो R की वैल्यू आप यहाँ देखो, ये दी गई है R की वैल्यू, K की वैल्यू आपको पता नहीं है, A का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ, B का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट पकड़े तो R की वैल्यू ये रही, A के कॉन्सेंट्रेशन यहाँ, B का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ, ठीक है। R2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³, ये खत्म हो गया, ये आ गया 2, K के कैंसिल आउट, ये 0.2 अपॉन 0.1 टू द पावर M, और ये क्या हो गया 0.2 अपॉन 0.1, और N की वैल्यू तो हमें पता है ना, N की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर M इंटू 2, तो ये 2 पावर 1 तो यहाँ है और यहाँ 2 पावर 1 है, 2 पावर 1 कैंसिल आउट, 2 टू द पावर M इज इक्वल टू आया 1 का मतलब क्या हुआ 2 टू पावर 0 लिख सकते हैं, तो M की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। पहले आप इतना देख लो कि कैसे N और M की वैल्यू 1 आ गई है, N की वैल्यू 1 कैसे आ गई,
और m की वैल्यू 0 कैसे आ गई। फिर हम आगे बताते हैं कि रेट लॉ कैसे लिख देंगे एक लाइन में। अब रेट लॉ यहां से इसको मिटा दे रहा हूं अब मैं। अब रेट लॉ हमको लिखना है बच्चों। रेट लॉ क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर m है, m की वैल्यू आ गई 0, D टू द पावर 1। दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑर्डर हो गया 0 + 1, 1 आ गया। कोट कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई। अब रेट कांस्टेंट आपको निकालना है, K की वैल्यू निकालनी है। तो K की वैल्यू K इज इक्वल टू R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर 1, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसी एक्सपेरिमेंट से। जैसे मान लो हमने B का कॉन्सेंट्रेशन ले लिया 0.20, तो इस वक्त R क्या था 3.0 इंटू 10⁻³ इसी को सॉल्व कर दोगे आपको मिल गया रेट कांस्टेंट के। 3 बातें ही पूछी जाएंगी आपसे। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस जो है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा था तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। देन हम लोग एक टाइप का और न्यूमेरिकल लगाएंगे, एक कैटेगरी का, और ये चैप्टर भी पैकअप हो गया फिर समझ लो आपका, है ना। तो 2 चैप्टर हमने फिजिकल का, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक केमिकल काइनेटिक्स हमने निपटा लिया। चलिए एक क्वेश्चन और। अच्छा एक चीज देखो, इसको हमें यूं ही ऑर्डर निकालना रहता, जो नहीं कि इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। तो ये देखो गौर करो कि यहां ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ ना, डबल। रेट भी यहां डबल हुई, मतलब जो पावर यहां पे, और यहां देखो यहां डबल हुई थी, यहां जो है ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम रह गया, फिर भी रेट डबल हुई। इसका मतलब समझे कि ए के कॉन्सेंट्रेशन चेंज से रेट का कोई लेना देना नहीं था, यानी कि R प्रोपोर्शनल था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। और B के लिए क्या था, B का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हुई, B का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हुई। मतलब B में जैसा चेंज हो रहा था, अगर यहाँ 2 का चेंज तो यहाँ 2 का चेंज, यहाँ 4 का चेंज होता तो 4 का चेंज, B के पावर 1। इन्हीं दोनों बातों को मिला दो, R प्रोपोर्शनल। देखे जो उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए थे, ये इजीली भी हो सकता है बेटा, है ना। बट ऐसे लिख के चले आओगे तो एग्जामिनर नाराज हो जाएंगे, है ना। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग, जो आर्हेनियस इक्वेशन टाइप का, log K1 K2/K1 वाले फंडे पे लगेगा।
देखो क्या है दिया गया है, अ डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट्स हैज अ वैल्यू ऑफ के एज 4.5 इंटू 10⁻+3 सेकेंड इनवर्स at 10 डिग्री सेल्सियस and activation energy 60 किलोजूल पर मोल at what temperature would K be like this। मतलब हिंदी वाले बच्चों कि जो एक पदार्थ A है इसका विघटन उत्पादों में जब होता है तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसके वेग स्थिरांक का मान 4.5 × 10⁻³ है और सक्रियण ऊर्जा का मान 60 किलोजूल प्रति मोल है। किस ताप पर K का मान 1.5 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अभी तो मैंने बता दिया आपको क्या कि आर्हेनियस इक्वेशन पे, अगर नहीं भी पता होता तो आपको दो अलग अलग ताप पे दो अलग अलग K का मान कौन सा इक्वेशन दे रहा था, जो आर्हेनियस इक्वेशन को हमने बदला था log K2/K1 में। तो आप जो जो चीजें दी गई हैं उसको पहले इनलिस्ट करो। T1 कितना दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, परम ताप लिखोगे तो इसमें 273 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 283 केल्विन। और इस वक्त K1 क्या है बेटा, K1 है 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। T2 आपको निकालना है जबकि K2 आपको दिया गया है क्या, 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। EA यानी कि सक्रियण ऊर्जा का मान आपको पता है 60 किलोजूल पर मोल, इसको लिखोगे तो 60 इंटू 10⁻³ किलोजूल पर मोल। आपको R की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आपको फार्मूला पता है, log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। इसको सॉल्व करते हो आप तो आपको मिलेगा log K2 की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 4.5 इंटू 10⁻³ EA की वैल्यू है 60 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314, तो ये हो गया T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इसको सॉल्व आप करेंगे log 10/3 होगा कि नहीं होगा। ये हो गया 60 इंटू 10⁻³ 2.303 इंटू 8.314। T2 की वैल्यू आपको निकालनी है, T1 की वैल्यू आपको पता है 283 अपॉन 283 T2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, log की वैल्यू, ये जो log की वैल्यू है ये आपको दी गई रही होगी, या इसको आप लिख सकते हो log 10 माइनस log 3। log 10 की वैल्यू हो गया 1, log 3 की वैल्यू आपको पता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में एक एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी जो आपको दिया रहेगा, है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, आपको T की वैल्यू आएगी 24 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको मैथमेटिक्स है इसके बाद की, आप इसको लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों ने आज केमिकल काइनेटिक्स का भी न्यूमेरिकल खत्म कर दिया और ये 2 चैप्टर हमने निपटा लिया। अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो ऑर्गेनिक पढ़ा जाएगा। तो आप अपना 1-1 मिनट टाइम यूटिलाइज करो बच्चों। और देखो आज का जो स्लोगन हम लोगों का था, जो थीम स्लोगन था वो ये था कि जब हवाएं रुख बदलती हैं तो जलता वही दिया है जिसमें दम होता है। मतलब कहने का ये है कि देखो हवाएं अपना रंग तो बदलेंगी ही बदलेंगी बेटा, अपना रुख बदलेंगी। मुद्दा ये है, अगर आपको जलते रहना है, आपको टिके रहना है फील्ड में, तो आपको अपने अंदर दम भरना होगा, और वही दम हम लोग भर रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं खूब ज़्यादा। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, जितना टाइम बिताओगे अपने किताबों के साथ इस वक्त, है ना, अपने स्टडी टेबल पे, स्टडी कॉर्नर में अपने आप पढ़े रहोगे, जितना वक्त दोगे वहाँ पे,
वो आपको उतना ही आगे तक ले जाने वाला है। और मुझसे जो बन पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा था, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ इस बात को बच्चों, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपको, आपके लिए खड़ा रहूँगा, आपकी मदद अपने तरीके से, बेस्ट तरीके से जितना कर पाऊँगा मैं करूँगा। तो बच्चों आप बने रहिए हमारे साथ, आप अपना जैसा स्नेह मुझे दे रहे हैं वो स्नेह हमेशा, वो अनुराग आप अपने अनुराग को देते रहिए। मैं आपके लिए अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।